देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल बढ़ता आगे सीना तान, वायु सेना की ये शान, नीचे हों या करे कमान। आदाब। दुनिया की पावरफुल एयरफोर्सेस में भारतीय फिजाइया का नाम नुमाया तौर पर लिया जाता है। हमें फख्र है अपने मुल्क की एयरफोर्स पर, क्योंकि हमारी फिजाइया, हमारी वायुसेना हमारा गौरव है। हमारी एयरफोर्स न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की ताकत और असर को कायम करती है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में अमन कायम करने में भी हमारी फ़ज़ाइया, हमारी अफ़वाज अपना अहम रोल निभा रही हैं। और अगर आप में भी मुल्क की खिदमत का जज्बा है और आप भी एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की ये पेशकश आपके लिए है बेहद ख़ास। रोज़गार से कामयाबी तक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एयरफोर्स में करियर के इम्कानात की। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर जनाब रणप्रीत सिंह मारवा रिटायर्ड। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे और अपनी फ़ज़ाइया की ताकत पर बात करेंगे, उसके अंदर आपके करियर के इम्कानात पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नज़र। सेहतमंद जिस्म, तवाना ज़हन और पुरज़्म शख्सियत की बुनियाद मजबूत तरबियत, नज़्म ज़ब्त और लगन पर होती है। एयरफोर्स सिर्फ जंगी तैयारे उड़ाने या लड़ाई तक महदूद नहीं, बल्कि एक वसी और साइंसी मैदान है जो तकनीक, इंजीनियरिंग, हिकमत अमली और इंतजामी सलाहियतों पर मबनी है। इंडियन एयरफोर्स जहाज़ों की परवाज, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रडार ऑपरेशन, टेक्निकल मेंटेनेंस को अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ जिस्मानी ताकत, ज़हनी चुस्ती और फौरी फैसले करने की सलाहियत बुनियादी ज़रूरत है। एयरफोर्स में तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद आप फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एरोस्पेस इंजीनियर, रडार स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर जैसे मुख्तलिफ रोल्स में काम कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहां सरहदों की हिफाजत, जदीद टेक्नोलॉजी और कौमी सलामती सबसे बड़ी तरजीह है, वहां एयरफोर्स के माहिरीन और अफसरान की अहमियत और मांग भी बढ़ रही है। अगर आप में नज़्म ज़ब्त, दिलेरी और वतन परस्ती का जज्बा है, तो एयरफोर्स एक ऐसा करियर है जो आपको इल्म, इज्जत, सर्विस और फख्र सब कुछ दे सकता है। तो आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए जाना, हमारी फ़ज़ाइया को समझा और इसके अंदर अब आपके करियर के किस तरह के इम्कानात हैं, किस तरह हम उसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारी फ़ज़ाइया एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर आप स्कूलिंग के बाद यानी 12वीं पास करने के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बातचीत का हम आगाज़ करेंगे। रणप्रीत सर, जब हम फ़ज़ाइया की बात करते हैं, आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है और आज हमारे व्यूवर्स और जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं, एक नौजवान जो एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहता है, वो किस तरह एयरफोर्स के अंदर जा सकता है, उसको ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए किस तरह के इम्कानात हैं और ऑप्शंस हैं? ओके, तो आपके सवाल को थोड़ा सा और मैं अच्छे से और बताने की कोशिश करने के लिए ये करियर वर्ड पे कंसंट्रेट करते हुए उसको थोड़ा सा मोल्ड करूंगा। बहुत खूब। भारतीय वायुसेना एक करियर अपॉर्चुनिटी, सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक तरीका है देश की सेवा करने का। ये एक तरीका है, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको एक पर्पस देता है। हाउएवर ये पर्पस जो है एक्सट्रीम डेडिकेशन और डिवोशन रिक्वायरमेंट के बाद आपको उसको पर्पस को अचीव कर पाते हैं। आप जब वहाँ जाते हैं, आप उसी ढंग में, उसी रंग में बह जाते हैं, उसी रंग में मिल जाते हैं और ये आपके खून में आ जाता है। आप उसके साथ ही रहते हैं और उसके साथ ही हमेशा रहना पसंद करते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना में
जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अगर बताऊं तो बेसिकली 2 काडर होते हैं हमारे यहाँ, एक ऑफिसर काडर और एक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जो मतलब हम और दूसरे तरीके से बोलूं तो ये एयरमैन काडर भी कहलाता है। तो इस काडर के लिए अलग अलग तरीके की भर्तियां होती हैं और उस भर्ती में ऑफिसर काडर के लिए एंट्रीज आर बेस्ड बेसिकली ऑन एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड एनसीसी डायरेक्ट एंट्री। एंड आज की डेट में एयरमैन भर्ती के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ अग्निपथ स्कीम है उसके अंडर में सारा जो इंडक्शन होता है वो किया जाता है। एयरफोर्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एग्जाम एंड सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो डिजिटाइज कर दिए। इससे फायदा क्या है? मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, एवरीबडी जो भी उसमें इन्वॉल्व है दे आर वेरी क्लियरली अवेयर कि भाई मेरी एप्लीकेशन इस लेवल पे है, ये स्क्रूटनी चल रही है, ये एग्जाम है, ये टाइम पे है, ये शेड्यूलिंग है, एवरीथिंग इज क्लियरली अवेलेबल एंड एवरीबडी इज एबल टू प्रिपेयर एज पर दैट। तो एनसीसी कैडेट्स के लिए किस तरह के ऑप्शंस हैं, किस तरह की आसानियां हैं अगरचे वो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? तो एनसीसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो फ्लाइंग ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें 2 तरीके हैं। एक होता है जो सीडीएस के थ्रू जाते हैं और दूसरा है जो एफकैट के थ्रू जाते हैं। इसमें एक 10% वैकेंसीज और डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक वैकेंसीज जो टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है उसके हिसाब से वैकेंसीज आती हैं एंड पीपल आर गिवन अ स्पेसिफिक कोटा जिसमें वो अपीयर होते हुए नॉर्मल एग्जाम्स एंड सब कुछ अपीयर करते हैं। हाउएवर अ स्पेसिफिक कोटा इज देयर जिससे वो लोग एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अब अग्निवीर के तहत नौजवानों को किस तरह से आसान मौके मिले हैं एयरफोर्स में अगर हम जाने की बात करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं जिसके तहत अग्निवीर एक हमारी सेना में जाकर एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं और आगे अपने लिए करियर के रास्ते तलाश कर सकते हैं? मेरी लास्ट पोस्टिंग रही है लद्दाख, जिसमें मैं ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड था। वहाँ पे मेरे साथ अग्निवीर का पहला बैच आया एंड जो उन्होंने काम करके दिखाया, जो उनका डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, देयर एक्चुअली थॉट प्रोसेस टू गेट इनसाइड द सिस्टम एंड मेक श्योर कि भाई दे आर द वन। तो वो अपॉर्चुनिटी मतलब जो उन्होंने कमिटमेंट दिखाया, इट इज अमेजिंग। just to tell the viewers about what is actually अग्निवीर स्कीम, तो ये भारतीय गवर्नमेंट का अग्निपथ स्कीम के अंडर का कॉन्सेप्ट है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल 3 सर्विसेज। सारा जो एयरमैन काडर एंड इक्विवेलेंट है इन ऑल 3 सर्विसेज, इन सब का जो इंडक्शन है वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही हो रहा है। ख्वातीन के लिए हमने देखा कि ख्वातीन ने भी वायुसेना के अंदर एक अहम न सिर्फ रोल प्ले किया है बल्कि अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया है, दिखाया है कि लड़कियां भी किसी भी मामले में कहीं पीछे नहीं हैं। कितना अहम हो जाता है गर्ल्स के लिए एयरफोर्स में जाना और उनके लिए वहाँ जाकर के देश की सेवा करनी और आगे बढ़ना, ये दोनों कितना अहम है? मैं आपको बताता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। अभी लेटेस्ट ऑप सिंदूर में आई हैड एक ऑफिसर, लेडी ऑफिसर डिप्लॉयड 7 किलोमीटर्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर along with a specific system and commanding more than 100 people. 100 लोगों के ऊपर कमांड करते हुए she was there in front fighting all odds of temperature, weather, moving around, seeing the drones over there, सब कुछ देखते हुए and she has done amazing. Parallelly lady officers flying multiple arms, ammunitions from one place to another and और थोड़ा सा पास जाता हूँ तो मैं बताता हूँ मेरी जगह पे जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा था वहाँ पे कम्युनिकेशन लुक्ड आफ्टर बाय अ लेडी ऑफिसर। जी, हमारी ख्वातीन ने भी, हमारे मुल्क की बेटियों ने भी अपना हुनर था उसके तहत आगे बढ़ी हैं, 100 लोगों को कमांड किया और ऐसे ही बहुत सारी मिसालें हैं। तो हमारी एयरफोर्स के अंदर ना सिर्फ लड़कियों के लिए भी ऑप्शंस हैं, वो आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, यानी जब 12th के बाद
किस तरह आर्मी में जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद किस तरह आर्मी में जा सकते हैं, यानी चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो या सीडीएस का एग्ज़ाम हो? अगर हम सेग्रीगेट करें तो ये सारी एंट्रीज जो हैं उसमें फर्स्ट पार्ट होता है रिटन एग्ज़ाम, फॉलोड बाय सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें एक इलेबोरेट टेस्ट होता है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, टू अंडरस्टैंड द पर्सनल ट्रेट्स, वो सारी चीज़ें उसमें टेस्ट किया जाता है, एंड फॉलोड बाय अ मेडिकल एग्ज़ाम, एंड लास्टली एक सिलेक्शन लिस्ट बनता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूं, स्टार्टिंग विद एनडीए, एनडीए में जो एंट्री है दैट इज 10+2 बेस्ड। आज की डेट में एनडीए इज ओपन फॉर फ्लाइंग ब्रांचेस, फॉर ग्राउंड ड्यूटी, टेक एंड नॉन टेक ब्रांचेस। अभी टेक एंड फ्लाइंग ब्रांचेस तो मेरे ख्याल से सबको बहुत क्लियरली पता है जी। बहुत सारे ये समझते हैं हमारे नौजवान के एयरफोर्स का मतलब सिर्फ जहाज उड़ाना ही होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एयरफोर्स में क्या कुछ होता है, क्या कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो अगर आपने जिस तरीके से बताया उनको भी, ताकि हमारे व्यूवर्स ये जान सकें, समझ सकें कि बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत क्या नाम है, दायरा इतना वसी है कि उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। जो एयरक्राफ्ट है, इट इज़ एक नॉर्मल टर्म में अगर लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश करूं, दैट इज़ द मोस्ट ग्लैमरस पार्ट ऑफ एयरफोर्स। हाउएवर उसके पीछे जो सपोर्ट आर्म्स हैं, सपोर्ट सिस्टम काम करता है, एंड जो सपोर्ट सिस्टम उसको इस लेवल तक पहुंचा पाता है कि एक इंसान उसमें बैठ के अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम कितना रिलायबल होना चाहिए जी। जिससे एक इंसान अपना पूरी जिंदगी आपको सौंप रहा है। तो उसके लिए जो ग्राउंड ड्यूटीज का एक टेक वर्टिकल है, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, दो पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक भी है जो एनडीए से एंट्रीज हैं। तो इसमें ये अभी सब एनडीए वाली एंट्रीज आप ये बता रहे हैं, सिर्फ- यानी 10+2 10+2 हाँ, उसके बाद जो एंट्रीज हैं उसके तरीके हैं जी। तो इसमें दूसरा पार्ट है ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक। नॉन टेक में हम एडमिनिस्ट्रेशन है एंड लॉजिस्टिक्स, ये अभी एज ऑफ नाउ ये एंट्रीज हैं जो एनडीए के थ्रू हो रही है, दे आर परमानेंट कमीशनड। इससे पहले बहुत ही रीसेंट पास्ट में जो एनडीए की एंट्रीज थी, दे वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर फ्लाइंग ब्रांच। अभी नाउ इट हैज़ बीन ओपन फॉर बोथ टेक एंड नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटीज। इसके बाद अगर Graduation मैंने level की आपको बात ये करते बताया, इसमें अगर मैं एज क्राइटेरिया बताऊं तो इट स्टार्ट फ्रॉम 16.5 to 19.5। इंडिविजुअल कैन अप्लाई इन देयर 12th ऑल्सो, जस्ट एग्जाम के टाइम पे जब एसएसपी कंप्लीट करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इंडिविजुअल को अपना सारे जो प्रूफ्स हैं 12th पास होने के वो प्रोवाइड करने होंगे जी। इसके बाद मैं बात करूं सीडीएस की, जी। जो एक ग्रेजुएशन बेस्ड सेटअप है। एनडीए में एक चीज़ मिस कर गया, एनडीए इज बेसिकली पहले आप वहाँ से जाते हो खड़कवासला, जहाँ पे 3 साल आपकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे आपको बीटेक और बीएससी साइंस बीएससी डिपेंडिंग अपॉन आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए वहाँ पे जी। उसके हिसाब से वो डिग्री अलॉट होती है। डिग्री के बाद आप जाते हो एयरफोर्स एकेडमी फॉर योर फ्लाइंग ट्रेनिंग और फर्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज पर योर ब्रांचेस। नाउ जब ये ख़त्म होता है उसके बाद कमीशनिंग होती है एंड द इंडिविजुअल बिकम्स एन कमीशन्ड ऑफिसर। सीडीएस में अगर जाता हूँ तो सीडीएस इज डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन। इसमें आपका 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना मैंडेटरी है। तो फिजिक्स एंड मैथ्स आर होना मैंडेटरी। मैंडेटरी, हाँ जी। ठीक है। आपको फ्लाइंग CDS is only restricted to flying branch. It is not open for any other branch in Air Force. तो इसलिए फ्लाइंग में आपको फिजिक्स एंड मैथ्स होना मैंडेटरी। और यही जब एनडीए में आप देखते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो वहाँ भी मैंडेटरी है। वहाँ पे भी मैंडेटरी है 10+2 में। इट इज नॉट ओपन। 10+2 में भी मैंडेटरी है। ये एक पॉइंट छूट रहा था, अच्छा वो आपने इसको भी शामिल कर दिया जी। उसके बाद ग्रेजुएशन कैन बी इन एनी स्ट्रीम। उसके बाद आप जब इसका एग्जाम देते हैं विच इज कंडक्टेड, दोनों एग्जाम जो है एनडीए एंड सीडीएस, दे आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी।
दे आर कंडक्टेड बाय एनुअली, मतलब साल में 2 बार होते हैं। इनका आप मान के चलें कि मई और जून के समय में निकलता है, या नवंबर और दिसंबर के आसपास इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है। जैसे लास्ट अभी जो निकला है, लास्ट डेट वाज 20th जून जी, टू अप्लाई फॉर द 2025 सेकेंड ऑफ 2025 साइकिल। तो ये जब CDS हो गया आपके पास, CDS में भी प्रोसीजर वही है, एग्जाम के दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। NDA में कॉन्सेंट्रेशन इज, अगर मैं नंबरिंग के सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो इट इज 900 मार्क्स का पेपर होता है जी, जिसमें 300 मार्क्स डेडिकेटेड फॉर मैथ्स है, ठीक है, 200 मार्क्स आर डेडिकेटेड फॉर इंग्लिश, ठीक है, and remaining 400 marks is divided between geography, history, basic science, and your chemistry and physics, and basic general knowledge about the general awareness, I जनरल should say. अवेयरनेस। ठीक है, ये अभी तक हमने NDA की NDA बात के की बारे है। में बात करी। और अगरचे हम बात करते हैं आगे CDS की। CDS के लिए 3 पेपर होते हैं। इनके लिए एक फिजिक्स का है, मैथ्स का है, एंड एलिमेंट्री इंग्लिश का है। तीनों 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है, एंड 2 hours ईच। आपको ये क्राइटेरिया बहुत क्लियरली समझना है। एयरफोर्स वांट पीपल विद क्लियर थॉट्स। एयरफोर्स डोंट वांट ऐसा ना कि जिसको सुपरफिशियल नॉलेज हो, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। या जो फ्लूक मार रहा है वो नहीं चाहिए। बहुत खूब। तो हमारे यहाँ सारे एग्जाम जो भी हैं, चाहे अग्निपथ का हो, चाहे ऑफिसर कार्डर का हो, जी, एवरीथिंग हैज अ नेगेटिव मार्किंग। आपका अगर 1 मार्क्स अगर आता है तो 3 अगर आप गलत मार्किंग करके जाते हैं जी। तो -1 हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, तो ये भी बहुत अहम पॉइंट हो जाता है जिसको जानना हमें ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी था। ड्यूरेशन भी सर ने बता दी है। उसके बाद एक एफकेट का एग्ज़ाम भी होता है, उसे भी हम समझते हैं कि एफकेट का जो एग्ज़ाम होता है वो किन पदों को भरने के लिए होता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है। ओके, एफकेट इज ऑल्सो फॉर फ्लाइंग ब्रांच, वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स, जो अभी एक बिल्कुल नई लेटेस्ट ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है एयरफोर्स में, कंसिडरिंग द न्यू वेपन प्लेटफॉर्म जो हमारे यहाँ नए सिस्टम्स इंडक्ट हो रहे हैं उनके हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, मेट्रोलॉजी एंड एजुकेशन। तो दीज आर द ब्रांचेस फॉर विच इंडक्शन जो डायरेक्टली होता है। हाँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो टेक ग्राउंड ड्यूटी टेक वाला पार्ट है, दे आर ऑल्सो इंडक्टेड थ्रू एफकेट। इसमें और NDA और CDS की एंट्रीज में बेसिक डिफरेंस है। दीज एंट्रीज आर फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो NDA एंड CDS की एंट्रीज हैं वो होती है परमानेंट कमीशन के लिए, ये होती है शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग यानी कुछ समय सीमा, हाँ जैसे जी, कि कितना समय? 10 एक्सटेंडेड अप टू 4 years, एक्सटेंडेड बाय 4 years। एक्सटेंड बाय 4 years। तो ये हम लोगों ने इसको अभी तक समझा और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि शायद जो हमारे नौजवान हैं उनको ये लगता हो कि जब हम अग्निवीर बनकर अगर हम वायुसेना से जुड़ जाते हैं तो अगर 10+2 के बाद हम वहाँ चले गए और उसके बाद कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर एयरफोर्स में चले गए और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम मास्टर्स करें और आगे बढ़ जाएं, तो कैसे होगा। तो क्या वहाँ पढ़ाई को लेकर किस तरह से ना सिर्फ उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं, वो एक अग्निवीर की तरह भी तैयार हो रहा है, वो भारतीय फ़ौज के अंदर अपना योगदान भी दे रहा है और उसकी पढ़ाई जो है वो भी जारी रह सकती है। मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डालें। ओके, एयरफोर्स ने क्या किया है? एयरफोर्स हैज़ मेड अ प्रॉपर सेटअप फॉर मेकिंग श्योर दे appear for their graduation exams, they apply for graduation exams, they apply for all other skill development exams. In that aspect, they are given specific time to study dedicatedly towards their graduations. मतलब आप ये मान के चल सकते हैं, मैं थोड़ा सा अनऑफिशियल या टर्म में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आपका मतलब मेरा बेटा कल की डेट में ग्रेजुएशन करने जाता है तो उसका मैं सारा एक्सपेंसेस मुझे देना है जी। उस टाइम पे अगर 17.5 साल की एज में अगर वो अग्निवीर बन के ज्वाइन करता है जी
और वो वहाँ पे जाके पढ़ रहा है, वो जाके देश की सेवा कर रहा है, जी मिलिट्री ईथोस सीख रहा है, डिसिप्लिन सीख रहा है, वो एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वो एक ऐसे सेटअप में है जिसमें उसका कोर वैल्यूज जो रिक्वायरमेंट होता है एक बंदे को डेवलप होने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो सारी एस्पेक्ट सीख रहा है वहाँ पे। पैरेलली वो ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी उसकी स्किल्स भी अपग्रेड हो रही हैं, और अगर उसकी तालीम की हम बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है, एग्जैक्टली और उसके ऊपर उसको पैसे मिल रहे हैं। पैसे भी मिल रहे हैं। ये भी आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ये भी एक चीज़ जो होती है वो अहम होती है बिल्कुल। नौजवानों के लिए, कि ये भी एक अहम पॉइंट होता है कि आपको पैसा भी मिल रहा है, आपकी स्किल्स भी अपग्रेड हो रही हैं, और आपकी जो तालीमी जो लियाकत है वो भी बढ़ रही है। अब हम कुछ चैलेंजेस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो ये भी समझ लें कि इस फील्ड के अंदर चैलेंजेस भी हैं। तो उन चैलेंजेस को, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने अपने तजुर्बे से, मैं चाहूँगा कि आप ये हमारे व्यूवर्स को समझाएं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें चैलेंजेस भी हैं, मुल्क की खिदमत भी है और करियर भी है। चैलेंजेस, एक यूनिफॉर्म सोल्जर जो होता है उसका फर्स्ट थॉट और द बेसिक कॉन्सेप्ट टू ज्वाइन अ यूनिफॉर्म फोर्स इज चैलेंजेस। मतलब आप ज्वाइन ही इसलिए करते हो, आपका मेन जो मुद्दा है कि भाई देश की सेवा करना है और आपको चैलेंजेस चाहिए। यानी जब आप चूज़ करें, जब आना चाहें, तो तभी ये तय कर लें कि इसके अंदर चैलेंजेस हैं। हम आपके तजुर्बे से जानना चाहें, कितनी उपलब्धियां, कितनी कामयाबियां आप देख रहे हैं, और कितनी बड़ी फील्ड है नौजवानों के लिए, कितना बड़ा दायरा है हमारी एयरफोर्स का, कि किस तरह से इसमें जा सकते हैं और आगे कितने अहम रास्ते इसके अंदर से निकल रहे हैं हमारे नौजवानों के। Air Force is the most technological advance and a organization which is too happy to absorb the tech, and हमारा सेटअप भी ऐसा है कि आपको you need to keep upgrading, keep working towards the digital aspects, keep innovating new things। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेड होना लाजमी है। ज़रूरी है, या ऐसा करने चाहिए आज की बैटल फील्ड के हिसाब से, उसके बगैर नहीं गुजारा। एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कितना अलग है दूसरी फील्ड के मुकाबले, कितनी डिफरेंट फील्ड है, कितनी अहम फील्ड है। मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ उन नौजवानों को ये पैगाम दें जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको दो चीज़ें सेग्रीगेट कर दीजिए। एयरफोर्स इज अ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ टू केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोनों चीज़ें पैरेलली चलती है हमारे यहाँ। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो देयर इज नो लीवे, यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड, यू हैव टू कंटिन्यूसली स्ट्राइड की डेली बेसिस पे मुझे कुछ अपग्रेड करना है, कुछ सोचना है। बैटल फील्ड चेंज हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, नए सिस्टम एब्जॉर्ब करने हैं। जो पहले एब्जॉर्प्शन में जो टाइम लगता था 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब रफेल के बारे में अगर बात करें तो रफेल गॉट इंडक्टेड एंड डायरेक्टली ऑपरेशनलाइज्ड। अभी उस तरीके का ऑपरेशनलाइजेशन आप ये बोल सकते हैं कि मे बी यूक्रेन में F-16 का हुआ है, उसके अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है विच गॉट इंडक्टेड एंड ऑपरेशनलाइज सो फास्ट। तो आप समझ सकते हैं वी आर स्पेशल। हाँ, वी आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड टुवर्ड्स ऑपरेशनलाइजिंग थिंग्स। तो ये हो गया प्रोफेशनल पार्ट। तो प्रोफेशन में देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज कंटिन्यूअस एफर्ट्स रिक्वायर्ड। पैरेलली organization looks after your family, your health, your near and dear ones, not even you, your near and dear ones too। ना सिर्फ आप, आपका परिवार, आपके अपने, सबका ख्याल रखती है भारतीय वायुसेना, अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं और इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विंग कमांडर रणप्रीत सिंह मारवा जी का कि आपने आज वक्त निकाला और अपने तजुर्बे से आज के इस मौजू पर रोशनी डाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे व्यूवर्स ने भी आज की इस पेशकश में जाना होगा कि आप किस तरह 10+2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या आप अगर एनसीसी के कैडेट्स हैं तो आप किस तरह वायुसेना का यानी हमारी फ़ज़ाइया का हिस्सा बन सकते हैं, उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं अहम मालूमात के साथ। और वो मालूमात है कि किस तरह आप इस हफ्ते अलग अलग कोर्सेज़ में कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं, और इस हफ्ते वो कौन से मौके हैं जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखिए इस हफ्ते के उन मौक़े को जो आपकी ज़िंदगी में
काम आ सकते हैं।